हेलो बच्चों। तो बच्चों हम 4 चैप्टर पूरे पढ़ चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, इसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 4 चैप्टर थे हमारे। चैप्टर 1 to 4 और हमने यहां 7 नंबर को पूरा कर लिया है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट 7 नंबर हम कवर कर चुके हैं, 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। तो आज अपन शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2, यानी ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 5। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2। ठीक है बच्चों, तो यूनिट 2 में बच्चों 2 चैप्टर हैं। इस यूनिट नंबर 2 में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर 5 जो अपन आज शुरू करेंगे उसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और चैप्टर नंबर 6 जो अपन 5 के बाद पढ़ेंगे, इसका नाम है बच्चों विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट अब इन दोनों को मिला के ये हमारा 5 नंबर का मैटर आ जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। यानी यूनिट 2 की मार्किंग हम करें तो उसके कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। ठीक है, तो यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 5 तो क्या नाम है चैप्टर का? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल करंट। क्लियर है बच्चों? चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, अभी तक हम स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी तक हमने जो 4 चैप्टर पढ़े हैं वो स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित थे। तो स्थिर वैद्युतिकी मैंने आपको समझाया था, यानी अभी हमने स्थिर आवेशों का अध्ययन करा है। स्थिर आवेशों का अध्ययन करा हमने इसमें। अब इस चैप्टर नंबर 5 से अब शुरू हो चुकी है करंट। अब क्या शुरू हो चुका है? करंट। यानी अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी। क्लियर है? तो अभी तक हमने बात करी स्थिर आवेशों की, हमने बात की है। स्थिर आवेशों को हमने पढ़ा, विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा, विद्युत विभव हमने पढ़ा, डाइपोल हमने पढ़ा, अध्यारोपण के सिद्धांत भी हमने पढ़े। तो अभी तक हमने केवल स्थिर आवेशों की चर्चा की है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन हमने गाउस के नियम पढ़े, सभी में हमने आवेशों को क्या माना था? स्थिर माना था। लेकिन आज से हम क्या पढ़ेंगे? धारा वैद्युतिकी, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो विद्युत धारा है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी। क्लियर है? तो धारा वैद्युतिकी में हम क्या करेंगे बच्चों? नाम से क्लियर है, धारा वैद्युतिकी यानी यहां हम पढ़ेंगे गतिशील आवेशों के बारे में। गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे।
मूविंग चार्ज। तो विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युत की में हम किसका अध्ययन करते हैं? गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपन पहले इसी को समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, इसके बारे में बात करें। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो आरबीएससी के हिसाब से ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। विद्युत धारा से क्या मतलब है? विद्युत धारा से क्या मतलब है? धारा का मतलब हो गया आवेश जब क्या हो जाए? गतिशील हो जाए। ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि सर धारा का मतलब, जैसे हमने यहां पर लिखा कि धारा वैद्युत की यानी गतिशील आवेशों का अध्ययन। तो आवेश गतिशील हो जाए तो कई बार आप देखोगे कि आवेश गतिशील है लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो उसको समझेंगे। देखो बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा का मतलब क्या है, इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर। एक नेट प्रवाह होना चाहिए आवेश का, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। विद्युत धारा का मतलब हो गया आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह। और ये प्रवाह भी कैसा होना चाहिए? नेट प्रवाह होना चाहिए। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, इसका मतलब हुआ प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की जो मात्रा है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा का मतलब हो गया आवेश प्रवाह की दर होनी चाहिए। प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है, कितना आवेश फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर यानी विद्युत धारा। सपोज करो यदि किसी पदार्थ में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी पदार्थ में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो बच्चों इसको मैं लिखूं अगर औसत धारा, एक एवरेज करंट की बात करें तो औसत धारा यानी आई एवरेज क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसे बोलेंगे औसत धारा। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो औसत धारा क्या होती है? आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तात्क्षणिक धारा की बात करें, किसी क्षण की बात करें, अल्प समय की बात करें, तो तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है I इज इक्वल टू, अब यहां लिमिट लगा देते हैं कि समय बहुत कम है, डेल्टा टी टेंस टू 0। समय 0 क्यों अग्रसर है? डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो जब ये वाली बातें होती हैं कि I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो बच्चों इसको लिख देते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये होती है तात्क्षणिक धारा। इसको हमने क्या बोला? औसत धारा।
आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये औसत धारा हो गई, और आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत धारा। ठीक है, तो मतलब आवेश का नेट फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश चला गया, एक सिरे से आवेश आया दूसरे सिरे से आवेश चला गया, तो नेट प्रवाह होना चाहिए आवेश का। नेट प्रवाह होगा तभी पदार्थ में क्या बहती है? धारा बहती है। क्लियर? तो धारा प्रवाह होने के लिए क्या चाहिए? आवेश वाहक चाहिए। धारा को प्रवाहित होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आवेश वाहक, जिनके कारण क्या बहती है? धारा बहती है। तो एक बात ध्यान दें, यहां पर देखो, जैसे मैं बात करूं कि पदार्थ और ये आवेश वाहक, जो आवेश को लेके जा रहा है, जिनके कारण धारा बहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो चालक पदार्थ है, कौन से पदार्थ है बच्चों? चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ में धारा किसके कारण बहती है? तो ध्यान रखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में जो धारा प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण चालक में धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? तो आवेश वाहक चालक में कौन से होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बात में आप समझ जाते हो, जानते हो कि जैसे मान लो हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से, एटम से मिलकर बना होता है। एटम संरचना है, परमाणु संरचना है, और यहां मध्य भाग में क्या होता है? नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखोगे बच्चों कि जो नाभिक के पास वाली कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन, और नाभिक से दूर वाली जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक के पास वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाभिक से बंधन प्रबल होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है। और जो नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा है, जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक से ढीला बंधा होता है। नाभिक से कैसा बंधा होता है? ढीला, लूजली बाउंड। ठीक है, सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे अपन संयोजी कक्षा भी बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा को हम क्या बोलते हैं? चलो यहां मैं लिख देता हूं, संयोजी कक्षा, वैलेंस ऑर्बिट, संयोजी कक्षा। सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ढीला बंधा होता है। अगर उसे अपन किसी तरीके से कुछ एनर्जी दे दें, कुछ फ्रिक्शन कर दें, कुछ ऊष्मा दे दें, तो वो मुक्त हो जाता है, यानी यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो जो संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने क्या बोल दिया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में जो धारा प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। क्लियर? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश पढ़ा है ना, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। तो सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से लूजली बाउंड होता है, ढीला बंधा होता है। अगर थोड़ी सी एनर्जी उसे मिल जाए किसी भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा, तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और पदार्थ में ही विचरण करता है। तो इस विचरण के कारण, इस स्वतंत्र गति के कारण ही पदार्थ में या चालक में धारा प्रवाह होता है। तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि चालक में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, अब बात कर ले कुचालक की। किसकी बात करूं मैं? कुचालक की।
तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कुचालक में सामान्य अवस्था में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई आवेश वाहक नहीं होता, तो कोई धारा प्रवाह भी नहीं होगा। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कुचालकों में सामान्य अवस्था में कोई धारा प्रवाह नहीं होता। क्लियर है? सामान्य अवस्था में कोई धारा प्रवाह नहीं होता। ठीक है, अब मैं बात करूं दूसरे पदार्थ की, चालक कुचालक, अगर मैं बात करता हूं अर्धचालक पदार्थों की, पढ़ेंगे इसको अपन। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो बच्चों, अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालकों में आवेश वाहक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आवेश वाहक। दो प्रकार के क्या होते हैं? आवेश वाहक। देखो, चालक में एक ही प्रकार के, कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आवेश वाहक कौन होते हैं? जिनके कारण धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कुचालक में कोई आवेश वाहक नहीं होता। और इनका जो मिडिल स्टेज है चालक और कुचालक की, यानी अर्धचालक, तो इसमें दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। क्या बोलते हैं इन्हें? होल। होल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जो क्षेत्र है वो होल कहलाता है। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां क्या बन जाता है? होल बन जाता है। तो अर्धचालक में दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। कौन कौन से? एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरे होल्स। ठीक है, और भी अपन बात करें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो विद्युत अपघट्य में जो धारा प्रवाह होता है वो आयनों के कारण होता है, आयनों के कारण धारा प्रवाह। विद्युत अपघट्य में आयनों के कारण धारा प्रवाह होता है। आयन का मतलब क्या हो गया? धन आयन और ऋण आयन। विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य, कोई सेल वेल जब लेते हैं तो अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विलयन, तो वहां आयनों के कारण धारा प्रवाह होता है। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, तो द्रवों में भी आप देख रहे हैं धारा प्रवाह हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिए कि कौन से पदार्थों में किस तरह धारा प्रवाह होता है। और बात करें विद्युत धारा के संदर्भ में, तो आप सीख चुके हो कि सर I इज इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dt। ये होती है तात्क्षणिक धारा। I बराबर क्या होता है? dq अपॉन dt। ठीक है, तो और बात कर ले धारा के बारे में। देखिए, मात्रक की बात करें विद्युत धारा का, SI मात्रक, विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो आप जानते हो बच्चों, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, कैपिटल A। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो एक एम्पियर धारा क्या होगी? एक एम्पियर की परिभाषा, आपको बताया I बराबर होता है dq अपॉन dt। तो एक एम्पियर बराबर हो जाता है 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। एक एम्पियर क्या होता है? 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी पदार्थ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर। तो क्या लिख सकते हैं?
कि यदि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा एक कूलाम हो तो प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। तो प्रवाहित धारा क्या होगी? एक एम्पियर। ठीक है, तो ये एक एम्पियर की परिभाषा है। कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है? एक एम्पियर क्या मतलब हो गया? कूलाम पर सेकंड। तो एक एम्पियर इज इक्वल टू एक कूलाम पर सेकंड। ठीक है, और आपको देखो बच्चों विमा लिखनी है इसकी, तो विमा क्या हो जाएगी? A1। धारा की विमा क्या हो जाएगी? A1। मात्रा क्या हो गया? मात्रा हो गया एम्पियर, कूलाम पर सेकंड, विमा क्या हो गई? A1। क्लियर है? अब देखो, आपको पता है आवेश का एक सीजीएस मात्रक मैंने आपको पढ़ाया था, ईएमयू वाला। कौन सा वाला? ईएमयू वाला। तो आपको पता है बच्चों एक कूलाम बराबर होता है, बताओ एक कूलाम कितना होता है? आपको पता है 3 × 10⁹ ESU ये होता था। और मैंने आपको बताया था कि 1 EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU, यानी 1 EMU बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻10 है, यानी एक कूलाम में 9 है, 10⁻9, तो कितना आ जाता है? 10 कूलाम। ठीक है, और बच्चों ईएमयू जो मात्रक होता है उसे एब कूलाम भी बोलते हैं। तो एक कूलाम बराबर हो गया 1/10 ईएमयू। एक कूलाम का मतलब क्या हो गया? 1/10 ईएमयू। ईएमयू का मतलब होता है एब कूलाम, 1/10 एब कूलाम। ठीक है, तो अगर धारा की बात करें, जो यहां से चले, तो धारा का जो एक सीजीएस मात्रक है, एक बहुत ही फेमस मात्रक बायट। क्या होता है धारा का सीजीएस मात्रक? बायट। ठीक है, ईएमयू मात्रक होता है और सीजीएस तो है ही। तो धारा का सीजीएस मात्रक ईएमयू वाला जो मात्रक होता है बायट होता है। क्या बोलते हैं? बायट। तो वो क्या होता है? देखो 1 बायट इज इक्वल टू, तो कूलाम को रखे हम तो क्या आएगा? 1/10 एब कूलाम पर सेकेंड, एब कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखें यहां, बायट 1/10 एब कूलाम पर सेकेंड। क्लियर? और बात करें धारा के लिए, देखो बच्चों आपको पता है कि जो विद्युत धारा है उसमें परिमाण है। परिमाण तो सभी में होगा, कोई भी भौतिक राशि हो। उसमें दिशा भी है। दिशा क्या होगी विद्युत धारा की? दिशा होती है +2 माइनस। इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? माइनस से प्लस की ओर। विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर, यानी विद्युत धारा की दिशा हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, धन आवेश जहां गति करेगा, धन आवेश की गति की दिशा में। धन आवेश की गति की दिशा में परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी जो धारा है वो सदिश राशि नहीं है। धारा एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। धारा कैसी राशि है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी।
धारा कैसी राशि होती है? धारा एक अदिश राशि होती है। कारण क्या होगा भाई? इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है। कारण एक उदाहरण समझाऊं आपको। सपोज करो 3 चालक तार हैं, ठीक है। मैंने माना भाई इस वाले तार में करंट है 4 एंपियर, इस वाले तार में करंट है 6 एंपियर, ठीक है। तो यहां करंट कितना होगा? 4 एंपियर 6 एंपियर, आप कहोगे सर 10 एंपियर आएगा। 4 यहां से 6 यहां से, ये कितना आ गया? 10 एंपियर। तो ये जो आपने करा है ये हमने बीज गणितीय के हिसाब से कर दिया कि भाई 4 इसमें 6 इसमें, टोटल 10 हो गया। तो ये बीज गणितीय योग कर दिया। तो धारा का जो योग होता है वो बीज गणितीय योग होता है, और बीज गणितीय योग का मतलब होता है अदिश योग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा जो है वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। यह बात मैंने आपको 11वीं क्लास में समझाई थी। तो इसलिए धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्लियर? तो ये बात हो गई किसकी? विद्युत धारा की। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके छोटा सा बुक का। दो एग्जाम्पल, एक हैंड टू हैंड क्वेश्चन करें अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसी विद्युत धारा पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। यानी आपको आवेश Q दिया हुआ है 40Q प्लस 5t प्लस 6, 40Q प्लस 5t प्लस 6, यह हमें आवेश दे दिया। 40Q प्लस 5t प्लस 6 कूलम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? t बराबर 1 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं t बराबर 1 सेकंड पर तात्क्षणिक धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 40Q प्लस 5t प्लस 6 हमारे पास है, और हमें t बराबर 1 सेकंड पर क्या निकालनी है? धारा निकालनी है, तात्क्षणिक धारा निकालनी है। बच्चों क्या होगा फॉर्मूला? देखो, चूंकि जो विद्युत धारा होती है I इज इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dt। I बराबर क्या होता है? dq अपॉन dt। क्लियर है? इसका मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन में Q दिया हुआ है वो समय के रूप में दिया हुआ है। Q समय का फलन है तो इसका अवकलन कर दें। तो चलो इसका हम अवकलन करें। तो I इज इक्वल टू d अपॉन dt। चलो Q का मान रखो। Q का मान रखा 4TQ प्लस 5t प्लस 6, ठीक है। ये हमने Q का मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। I बराबर, यानी इसका भी अवकलन होगा प्लस इसका भी होगा प्लस इसका भी होगा। तो सबको अलग अलग लिख लें कि d अपॉन dt 40Q का भी अवकलन होगा प्लस जो मैंने लिख दिया इसका भी अवकलन होगा प्लस d अपॉन dt 5t का भी अवकलन होगा प्लस d अपॉन dt 6। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अवकलन आपको आता ही है। I बराबर, जो 4 तो कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लो, और t क्यूब का t के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि d अपॉन dx, x की पावर n, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है कि घात को आगे ले आओ, n x की पावर n माइनस 1, घात को आगे ले आओ और घात में से एक कम कर दो। तो t क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 को आगे ले आए और ये एक कम कर दिया 3t स्क्वायर, प्लस जो कांस्टेंट है 5 को बाहर लिया
टी का टी के सापेक्ष क्या हो गया 1 और 6। नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो कहने का तात्पर्य मतलब क्या हुआ कि I इज इक्वल टू ये हो गया 4 या 12 टी स्क्वायर प्लस 5, 12 टी स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन कह रहा है t बराबर 1 सेकेंड पे निकालो। तो हमें जो I का मान निकालना है वो किस समय पे निकालना है 1 सेकेंड पे निकालना है। ठीक है, तो I के मान में जहां t दिया हुआ है वहां मैं 1 सेकेंड रख देता हूं, यानी 12 टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो I ऑन 1 सेकेंड 12 प्लस 5 यानी कितना हो गया बच्चों 17 एम्पियर। तो आंसर कितना आएगा 17 एम्पियर। ठीक है, समझ गए। तो आज हमने पढ़ा विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है कि आवेश का नेट प्रवाह होना चाहिए किसी पदार्थ में। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है। धारा की दिशा क्या होती है प्लस से माइनस की ओर, यानी जिस दिशा में धनावेश गति करता है उस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि धारा की जो दिशा है, जो विद्युत धारा की दिशा है, वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ऐसा बोलना ठीक रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक मूल राशि है और सीजीएस मात्रक ईएमयू मात्रक क्या होता है इसका वाट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और तात्क्षणिक धारा की बात करें तो I बराबर dq अपॉन dt। I इज इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dt होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। फिर हमने एक बात और देखी कि पदार्थों में अलग अलग आवेश वाहक होते हैं। चालक की बात करें तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। कुछ चालकों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो धारा नहीं बहती। और जबकि हमने अर्धचालक की बात करी तो अर्धचालक में जो धारा प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होता है। यानी अर्धचालक में दो प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। क्लियर है। फिर हमने देखा कि जो विद्युत अपघटे हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाह होता है, जो सेल होते हैं उनमें विद्युत अपघटे होते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो विद्युत अपघटे में जो धारा प्रवाह होता है वो होता है आयनों के द्वारा, आयन्स के द्वारा, यानी धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, ये हमें पढ़ा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।